दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मिशन 2024 जारी है। आज उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम और अखिलेश से भी मुलाकात की। साथ ही नीतीश हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला से भी मिले। उन्होंने लेफ्ट के सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ भी आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि वो बिहार से आगे देश का मॉडल बनाने में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी ने उनकी दिल्ली यात्रा को सियासी टूरिज्म करार दिया है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी दफ्तर में अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। मंत्रियों ने अमित शाह और जेपी नड्डा को जानकारी दी कि उन्हें जो हारी हुई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें कितना काम हुआ। बीजेपी ने एक पोर्टल बनाया है जिसमें सभी मंत्रियों को जानकारी डालनी है। मंत्रियों ने उस पोर्टल में डाला है कि विजिट के दौरान उन्हें क्या क्या देखने को मिला। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और मुंबई में भी छापेमारी की गई। शराब घोटाले के सबूत खंगालने के लिए ईडी ने कुछ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापा मारा। ईडी के छापे पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले सीबीआई के छापे में कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे में भी कुछ नहीं निकलेगा। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें यूपी से बुलाए गए मदरसों के प्रिंसिपलों के साथ चर्चा की गई। बैठक में जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अगर सर्वे ठीक तरीके से किया जाता है तो विरोध नहीं होगा। जमीयत की बैठक में कहा गया कि मदरसों को शक की नजर से देखा जाता है। उधर यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अहमद अंसारी ने कहा कि मदरसों का सर्वे उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। देश को नाक से दी जाने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन मिल गई है। इसे हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी भी दे दी। वैक्सीन की खुराक 18 साल से ज्यादा के लोगों को दी जाएगी। इसके आखिरी फेज के ट्रायल पिछले महीने ही पूरे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर नेजल वैक्सीन को बड़ी उपलब्धि बताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट्ट उर्फ कोकब दुरी और बशारत नबी के रूप में हुई है। दोनों आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकियों ने मई 2021 में 2 नागरिकों की हत्या की थी। दूसरी ओर करीब 8 महीने बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू के अररिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय जवानों पर फायरिंग की। बीएसएफ ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। इस ड्रग्स को बेचकर मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की खेप पहले तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से उत्तर प्रदेश के लखनऊ लाई गई, फिर वहां से दिल्ली के कालिंदी कुंज में। ये ड्रग्स दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सप्लाई की जानी थी। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राहत वाली खबर है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन की जंग, उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद देश की वर्तमान आर्थिक सुधार के पटरी से उतरने की संभावना नहीं है। उधर त्योहारी सीजन से पहले देश के सर्विस सेक्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त में बढ़कर 57.2 हो गया, जो अनुमान से ज्यादा है। बेंगलुरु में भारी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में राहत मिलने की उम्मीद भी कम है। मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश में लोगों की बढ़ती मुश्किलों के बीच सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर हैदराबाद पर भी आसमानी आफत का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लिज ट्रस ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री बन गई। स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आमतौर पर यह कार्यक्रम लंदन के बकिंघम पैलेस में होता है, लेकिन क्वीन इस वक्त स्कॉटलैंड में 96 साल की क्वीन खराब सेहत के चलते यात्रा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए नए पीएम की शपथ स्कॉटलैंड में हुई। खास बात ये कि लिज ने उन्हीं क्वीन एलिजाबेथ के सामने शपथ ली जिनका वो 1994 में खुला विरोध कर चुकी हैं। आज हम सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की बड़े भाई और छोटे भाई वाली केमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। इस रिश्ते में विरासत है, एक दूसरे का सम्मान है और यह रिश्ता एक पड़ोसी के रिश्ते से थोड़ा ज्यादा गहरा है।
हम आपको यह भी बताएंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए भारत एक दूसरे घर जैसा क्यों है। शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर आजकल भारत आई हुई हैं और दिल्ली वो जगह है जहां अपने जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत के दौरान उन्होंने शरण ली थी। भारत के लिए इस समय बांग्लादेश को संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं कि चीन की नजर हमारे तमाम पड़ोसी देशों पर है, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की हैं। शेख हसीना का विमान जब आज दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा तो इस दौरान उनके विमान पर उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का ये चित्र साफ दिखाई दे रहा था, जिससे पता चलता है कि शेख हसीना अकेले भारत नहीं आई हैं, बल्कि वो अपने साथ अपने पिता की एक पूरी विरासत लेकर आई हैं, जिसमें वो भारत को बड़े भाई के रूप में देखते थे और उन्होंने अपने समय में भारत के साथ बहुत मजबूत रिश्ते स्थापित किए थे। जिस तरह हमारे देश में महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक उसी तरह शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में जातिर पिता यानी राष्ट्रपिता के तौर पर देखा जाता है और भारत उन्हें हमेशा से बंग बंधु के तौर पर याद करता आया है, जिसका मतलब होता है बंगाल का सच्चा मित्र। और यही वजह है कि जब शेख हसीना का विमान दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा तो उनके पिता की इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि इस दौरान हवाई अड्डे पहुंचने पर शेख हसीना का जबरदस्त स्वागत हुआ और इस स्वागत की कुछ शानदार तस्वीरें आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो उनका वेलकम हुआ है ये बहुत ही स्पेशल वेलकम था और ये इस तरह से उन्हें महसूस कराने की कोशिश थी जैसे वो अपने ही घर में लौटी हैं। जिस समय शेख हसीना हवाई अड्डे पर थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति भवन में उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके मायने आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। एयरपोर्ट से जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंची तो इस दौरान उनका औपचारिक स्वागत हुआ और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उनसे मुलाकात की, उनका स्वागत भी किया, उनसे मुलाकात भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना की मुलाकात अपने बाकी के कैबिनेट मंत्रियों से करवाई और शेख हसीना के साथ बांग्लादेश से जो खास प्रतिनिधिमंडल आया है उससे भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिले। इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक अहम बैठक हुई जिसमें कुल मिलाकर 7 समझौते हुए हैं। इसमें नदियां, रेल, रिसर्च, स्पेस और दोनों देशों के सरकारी मीडिया के बीच किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा इसको लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच नदियों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच 54 नदियां बहती हैं और इसके लिए दोनों देशों ने जॉइंट रिवर कमीशन एक बनाया हुआ है जिसकी अब तक 38 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें भी आखिरी बैठक 12 साल बाद पिछले महीने ही 25 अगस्त को हुई थी। यानी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद रहा है और इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक अहम समझौता हुआ है। जैसे दोनों देशों ने कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता कर लिया है जिससे दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा भारत सरकार की संस्था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे आप CSIR भी कहते हैं, उसका बांग्लादेश की एक ऐसी ही संस्था के साथ समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश औद्योगिक विकास के लिए मिलकर रिसर्च करेंगे। यानी औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने अब हाथ मिला लिया है। इसके अलावा एक दूसरे समझौते के तहत भारतीय रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में बांग्लादेश के रेलवे कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और भारत IT के क्षेत्र में भी बांग्लादेश का सहयोग करेगा और इसी तरह भारत के प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच भी एक समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश खबरों के प्रसारण में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये एक बहुत नई तरह का आज के जमाने का समझौता है जिसमें दोनों देशों के जो सरकारी टेलीविजन नेटवर्क हैं, सरकारी जो मीडिया है, वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। और सबसे अहम, भारत और बांग्लादेश ने स्पेस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में भी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है जिसके तहत हो सकता है कि भारत बांग्लादेश के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर करे या उसके साथ मिलकर कोई नई टेक्नोलॉजी भी विकसित करे। आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कोई समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों ने इसके खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का एक लक्ष्य तय किया है और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बांग्लादेश से भारत में आतंकवादी आए दिन घुसपैठ करते हैं और इसे रोकने के लिए दोनों देश तैयार हैं।
और इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बयान में आज किया है। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती हैं। भारत और बांग्लादेश की सिर्फ सीमाएं ही आपस में नहीं मिलती, बल्कि दोनों देश दिल से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस रिश्ते को आज आप कुछ खास बातों से समझ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। इसलिए बांग्लादेश बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। इसके अलावा दोनों देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं और दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि हमारे देश का राष्ट्रगान जन मन गण और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला जो उनका राष्ट्रगान है, इन दोनों ही राष्ट्रगानों को मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार 72,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और सबसे खास बात यह कि जब दूसरे देशों की तरह बांग्लादेश भी कोविड से संघर्ष कर रहा था, तब भारत ने ही दोस्ती के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए बांग्लादेश को 90 लाख कोविड वैक्सीन भेजी थी। इसके अलावा बांग्लादेश के लोग इलाज कराने के लिए अक्सर भारत आना ही पसंद करते हैं और पिछले साल बांग्लादेश के 2,30,000 लोग भारत के अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आए थे। यानी भारत और बांग्लादेश सुरक्षा, संस्कृति, व्यापार, पानी और वैक्सीन की डोर से बंधे हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का रूप देने के लिए पाकिस्तान से भारत ने ही युद्ध लड़ा था और इस युद्ध को भारत ने सिर्फ 13 दिनों में जीत लिया था और आज 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश की कुल अर्थव्यवस्था 33 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 280 लाख करोड़ रुपए की है और अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत और बांग्लादेश की तरह प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना की दोस्ती भी बहुत मजबूत मानी जाती है और वर्ष 2015 के बाद से अब तक दोनों नेताओं के बीच कुल 12 मुलाकातें हो चुकी है और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के बाद सबसे पहले जिस देश की यात्रा की थी वो बांग्लादेश था। ये दोस्ती कितनी खास है इसे आप कुछ और बातों से भी आज समझ सकते हैं। जैसे वर्ष 2017 में जब शेख हसीना भारत आई तब प्रधानमंत्री मोदी सभी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए खुद दिल्ली के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए गए थे। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शेख हसीना को एक दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में ठहरने का विशेष निमंत्रण दिया था अपने विशेष मेहमान के तौर पर, जिसे शेख हसीना ने स्वीकार किया था। शेख हसीना उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक डिनर सेट लेकर आई थी, एक लेदर बैग लेकर आई थी और 2 किलोग्राम संदेश मिठाई भी लेकर आई थी जो बांग्लादेश की खासियत है, एक बंगाली मिठाई होती है। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के लिए राजशाही सिल्क की साड़ी भी लेकर आई थी और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उन्होंने 20 किलोग्राम हिल्सा मछली तोहफे में दी थी क्योंकि उन्हें हिल्सा बड़ी पसंद थी। ये जो गिफ्ट हैं ये बताते हैं कि शेख हसीना के लिए भारत कितना मायने रखता है और उनके बीच और भारत के नेताओं के बीच एक पर्सनल केमिस्ट्री है। वैसे शेख हसीना से अपनी मित्रता का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 के अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। उसका एक छोटा सा अंश आज हम आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती है। अच्छा, वहाँ से? हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ये बड़ा मशहूर इंटरव्यू था जो लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में
अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का लिया था और उसमें भी शेख हसीना की बात वो कर रहे हैं। शेख हसीना 6 साल दिल्ली में रह चुकी हैं, इसलिए जो दिल्ली शहर उनके लिए बहुत खास है। दिल्ली के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो 6 वर्ष तक इस शहर में रही हैं और आज उनकी जब हम कहानी आपको बताएंगे, बहुत दिलचस्प कहानी है। ये बात वर्ष 1975 से 1981 की है और उस समय दिल्ली में उनका जो पता था वो था 56 रिंग रोड, लाजपत नगर। और ये वही मकान है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है जहां पर शेख हसीना रहा करती थी। हालांकि बाद में वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और दिल्ली के पंडारा पार्क के घर में वो शिफ्ट हो गई थी। आज हमारी टीम इन दोनों जगहों पर गई और लाजपत नगर में जहां वो रहा करती थी उस जगह पर अब वो मकान तो नहीं रहा, अब वहां पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया है, उसमें गाड़ियों का एक शोरूम खुल गया है। ये वो मकान था जहां वो इतने वर्षों तक रही। इससे पहले ये जगह बांग्लादेश की एम्बेसी को उनकी एम्बेसी को दे दी गई थी जो वर्ष 2003 तक उनके पास रही। ये तस्वीरें आज आप देख सकते हैं जहां शेख हसीना 1975 से लेकर 1981 के बीच रहा करती थी। शेख हसीना 28 वर्ष की उम्र में उस समय भारत आई थी जब 1975 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और उस तख्ता पलट के दौरान उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की बांग्लादेश की सेना ने ही हत्या कर दी थी, बहुत निर्मम हत्या की थी। इस ऐतिहासिक घटना के दौरान शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी में थी और इसीलिए वो बच गई क्योंकि उनके जो पति हैं वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं और वो जर्मनी में रहते थे और इस वजह से उस दिन शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना, क्योंकि वो वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए वो उस हमले में बच गई। लेकिन उनके पिता और परिवार के बाकी सदस्यों को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए आज हम आपको बांग्लादेश के इस चर्चित हत्याकांड के बारे में भी बताना चाहते हैं। और जब आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसके साथ हमारे रिश्ते एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं, शेख हसीना के साथ हमारे रिश्ते बहुत खास हैं और उनकी जो कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। आप में से ज्यादातर लोगों को उनकी ये कहानी शायद पता नहीं होगी। ये बात वर्ष 1975 की है। उस समय शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, शेख हसीना के पिता, और सेना में उनके खिलाफ काफी असंतोष था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त 1975 को, यानी जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, उसी दिन सेना की कुछ टुकड़ियों ने ढाका में अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया और यह तय हुआ कि उन्हें पकड़कर उस दिन जान से मार दिया जाएगा। उस समय शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में 3 घर थे और तीनों घरों पर सेना ने तब कार्रवाई की थी। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के रिश्तेदार, जिनका नाम था अब्दुर रब सेरानिबात, उनके घर पर हमला किया गया। वो शेख मुजीबुर रहमान की सरकार में एक मंत्री भी थे और बांग्लादेश की सेना ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सेना की दूसरी टुकड़ी ने शेख मुजीबुर रहमान के दूसरे घर पर हमला किया। उस समय उनके पर्सनल असिस्टेंट थे। उन्होंने पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन पुलिस मदद के लिए नहीं आई। इस दौरान सेना उनके घर में घुस गई और सबसे पहले उनके बेटे शेख कमाल को गोली मारी, जो सीढ़ियों पर उस समय खड़े हुए थे। इसके बाद शेख कमाल की पत्नी, उनके छोटे बेटे शेख जमाल, उनकी पत्नी और बाद में शेख मुजीब को भी मार दिया गया। लेकिन इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान के छोटे बेटे नासिर ने सेना से गुहार लगाई और कहा कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे, राजनीति में वो हैं भी नहीं, इसलिए लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाए, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सेना ने उन्हें भी छोड़ा नहीं, उनकी भी हत्या कर दी। शेख मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे रसल उस समय सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन सेना ने उन्हें भी 10 साल के इस बच्चे को भी गोलियों से भूनकर मार डाला। और जब यह सब हो रहा था तब सेना की एक और टुकड़ी फजलुल हक मोनी के घर पहुंची, जो शेख मुजीबुर रहमान के भतीजे थे। सेना ने उन्हें और उनके परिवार को भी बहुत बेरहमी से मार दिया। मारे गए लोगों में फजलुल हक मोनी की पत्नी भी थी, जो उस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्हें भी सेना ने छोड़ा नहीं और इस तरह उस रात शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के तमाम दूसरे लोगों की 18 लोगों की हत्या की गई। हालांकि इस हमले में उनकी बेटी शेख हसीना और छोटी बेटी शेख रेहाना की जान बच गई, क्योंकि वो उस समय जर्मनी में थी। शेख हसीना अगर उस दिन अपने पिता और परिवार के साथ होती तो आज जीवित नहीं होती। हालांकि इसके बाद भारत की तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें दिल्ली में शरण दी। तो उसके बाद हुआ क्या? शेख हसीना बांग्लादेश तो जा नहीं सकती थी, उनकी जान को खतरा था।
वो सीधे दिल्ली आ गई और उन्हें लगा कि एक बार अगर मैं दिल्ली पहुंच गई तो फिर मैं एक दिन बांग्लादेश भी पहुंच जाऊंगी। इसलिए वो दिल्ली आ गई। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने उन्हें शरण दी और वो 6 वर्षों तक यहीं रही। इस पूरी घटना का जिक्र शेख हसीना ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में किया है, जो आज आप सुन सकते हैं। 15th August in the morning, we heard this news, but we couldn't believe it. It was really unbelievable that any Bengali could do it. And still we didn't know what really happened, only there was a coup, and then we heard that my father was assassinated, but we didn't know that all the family members were, almost 18 members, and mostly my relatives. My younger brother was only 10 years old, so they didn't spare him too. But that time, Mrs. Gandhi immediately sent information that she wanted to give us, security and shelter. So we received, especially from Marshal Tito from Yugoslavia and Mrs. Gandhi, and we decided to come back here because we had in our mind that if we go to Delhi, from Delhi we will be able to go back to our country. So when we returned Delhi, it was perhaps 24th August. Then I met Prime Minister Mrs. Gandhi. She called us, and there we came to know that nobody is alive. Then she made all the arrangements for us, a job for my husband, and this Pandara Road house. We stayed there. So when we lived in Pandara Road, even we couldn't, our name was changed. And it is so painful that you cannot use your own name, own identity. First 2-3 years, actually, it was so difficult to accept this. My children, my son was only 4 years old, and my daughter, she's younger than him. Both of them used to cry to go to my mother, my father, and they used to remember my younger brother mostly. So भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को आप एक और किस्से से समझ सकते हैं। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद जब 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें रिहा कर दिया था, तब शेख मुजीबुर रहमान सीधे बांग्लादेश जाने की बजाय पहले इंग्लैंड गए और फिर वहां 2 दिन रुकने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के लिए उड़ान भरी। दिलचस्प बात यहां यह है कि शेख मुजीबुर रहमान दिल्ली होते हुए बांग्लादेश गए थे और आज हमने उस समय की तस्वीरें भी आपके लिए निकाली हैं। 25 मार्च के ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद वो पहली बार बांग्लादेश लौट रहे थे और उनका देश तब आजाद हो चुका था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने तब शेख मुजीबुर रहमान का स्वागत किया था और ये वो तस्वीरें हैं जो भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों के बारे में बताती हैं, उनके इन दोनों देशों के बीच जो विरासत है दोस्ती की, उसके बारे में आपको बताते हैं। और ये सब तो आप जानते ही हैं कि भारत ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और तब बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। 1970 में जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए तब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी संयुक्त पाकिस्तान में। सोचिए, तब तो पूर्वी और पाकिस्तान और जो दूसरा पाकिस्तान है एक ही थे। उस समय पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में 167 सीटें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीती थी, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 88 सीटें ही जीत पाई थी। और इस हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन तब पाकिस्तान में इन नतीजों को खारिज कर दिया गया
जो चुनाव के नतीजे आए थे और पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ यानी सेना का शासन लागू कर दिया गया और इस तरह शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन अगर 1970 में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज सोचिए स्थिति कितनी अलग होती। आज बांग्लादेश अलग राष्ट्र नहीं होता, आज बांग्लादेश भी शायद पाकिस्तान का ही हिस्सा होता और पाकिस्तान भी शायद हमारा दोस्त बन चुका होता। अगर शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस दिन बन जाते तो बांग्लादेश एक राष्ट्र कभी नहीं बनता, ना ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता। सबसे बड़ा बदलाव यह होता कि पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र इस्लामाबाद की जगह पूर्वी पाकिस्तान का ढाका बन जाता। हो सकता है कि ढाका ही पाकिस्तान की राजधानी बन जाता, जो आजकल अभी बांग्लादेश की राजधानी है। और इसका एक बड़ा परिणाम यह भी हो सकता था कि पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी नीतियों को छोड़कर अपने देश की जनता के विकास और सामाजिक ढांचे को समृद्ध बनाने के लिए काम करता, जैसा पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश में हुआ। आज आजादी के 50 वर्षों के बाद जहां बांग्लादेश आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी बहुत बुरी स्थिति में है। आज भी वो भारत विरोध तक सीमित है, उसे आज भी भारत से बहुत नफरत है, नफरत की आग में जल रहा है। उसे दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। और एक उदाहरण यह भी है कि आज दुनिया में पोलियो की बीमारी सिर्फ चुनिंदा देशों में बची है, जिनमें पाकिस्तान सबसे ऊपर आता है। तो सोचिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने फर्क हैं। पहला सबसे बड़ा फर्क दोनों में यह है, और वो फर्क इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। फिर अलग होने के बाद दोनों देश कैसे अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। भारत के प्रति नफरत की आग में पाकिस्तान जलता रहा, जबकि बांग्लादेश भारत का दोस्त बन गया। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन गया और बांग्लादेश ने आतंकवाद का वैसा समर्थन कभी नहीं किया जैसा पाकिस्तान कर रहा था। तीसरी बात, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो बहुत खुदगर्ज नेता निकले और उन्होंने पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति कर दी। लेकिन बांग्लादेश में अच्छी लीडरशिप आई, जिसमें आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे निकल गया। हालांकि आज यहां हम शेख हसीना से एक बात और भी कहना चाहते हैं। ये सारी बातें, रिश्ते, नाते, विरासत सब अच्छा है, लेकिन एक बात आज उन्हें जाननी बहुत जरूरी है। वर्ष 1974 में बांग्लादेश की कुल आबादी में 13.5% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन 2011 में वहां हिंदुओं की आबादी घटकर 8.5% रह गई और अब 11 साल बाद वहां हिंदुओं की संख्या और भी कम हो गई होगी। इसलिए शेख हसीना को आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि दोस्ती बहुत अच्छी बात है, भारत ने उन्हें हमेशा उनकी मदद की है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरह से हिंदुओं की संख्या वहां लगातार कम होती जा रही है, इसके बारे में उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत के करोड़ों हिंदू अपने दूसरे भाइयों को बांग्लादेश में जब इस रूप में देखते हैं तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। अब आप कुछ देर के लिए अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपको यह बताएगी कि इस नए दौर में दिल का दौरा पड़ना कितना आम हो गया है। पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें लोग डांस कर रहे थे, जिम में वर्कआउट कर रहे थे, या फिर गाड़ी चला रहे थे, या फिर चुपचाप चेयर पर बैठे हुए थे और इस दौरान अचानक से हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ये सारे वो वीडियोस हैं जो आप अब तक देख चुके होंगे सोशल मीडिया पर। एक व्यक्ति आप देखिए उत्तर प्रदेश के बरेली में नाचते नाचते गिरा, हार्ट अटैक आ गया। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर के सामने बैठा हुआ है, हार्ट अटैक आया। तीसरा जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें भी ऐसे ही हुआ। इन तमाम घटनाओं के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या किसी फिट व्यक्ति को भी अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है और उसकी मौत हो सकती है, और हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक से मरने से हम बचा सकते हैं। हम इन तमाम सवालों का आज विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां प्रभात कुमार नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में डांस कर रहा था और इसी दौरान डांस करते करते वो नीचे गिर गया और पार्टी में मौजूद सभी लोगों को एक बार तो ये लगा कि शायद वो कोई एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब बहुत देर तक ये व्यक्ति उठा नहीं, तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने आकर
इस व्यक्ति का हालचाल उठाने की इसे कोशिश की और इसी दौरान पता चला कि यह व्यक्ति अब मर चुका है। देखिए आप, अस्पताल में जब ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इस व्यक्ति को ब्रॉड डेड बता दिया और बताया कि नाचते समय इसे भयंकर हार्ट अटैक आया था। इसकी उम्र सिर्फ 45 वर्ष थी और यह फिट था। इसके अलावा इस वीडियो में जब इस व्यक्ति को नाचते हुए आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यह व्यक्ति हार्ट अटैक से मर सकता है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है, जहां गणेश उत्सव के दौरान एक लीला मंचन में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहा एक व्यक्ति नाचते नाचते अचानक से नीचे गिर गया और इस मामले में भी वहां मौजूद लोगों को यही लगा कि यह व्यक्ति शायद अपनी प्रस्तुति के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन सच यह है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था। बहुत देर तक यह ऐसे ही नीचे पड़ा रहा, किसी ने मदद नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यह भी एक्टिंग का हिस्सा है और उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति का नाम रवि शर्मा था, इसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी और देखिए इसका क्या हाल हुआ। इसी तरह की एक और घटना हुई उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। आज बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। 65 वर्ष के अरविंद गिरी अपनी गाड़ी से एक बहुत ही अहम मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान चलती गाड़ी में ही उनके सीने में दर्द उठा और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अभी देखिए ठीक ठाक चल रहे हैं। कोई नहीं जानता था कि थोड़ी देर के बाद इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और ये नहीं रहेंगे। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और बाकी नेता भी बहुत हैरान हैं। सबसे बड़ा हादसा सदमा उनके परिवार को पहुंचा है क्योंकि हार्ट अटैक आने से कुछ देर पहले अरविंद गिरी पूरी तरह से स्वस्थ थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो बीमार हैं या अगले कुछ पलों में उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। आज अरविंद गिरी इस दुनिया में नहीं है। हालांकि हमें पता चला है कि उन्हें पहले से ही दिल की बीमारी थी और उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। पिछले कुछ समय में ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों को नाचते वक्त, खेलते हुए, जिम में वर्कआउट करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या कहीं पर बैठे हुए अचानक से हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आपको याद होगा पिछले दिनों कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान मशहूर सिंगर केके की तबीयत भी ऐसे ही बिगड़ गई थी और होटल पहुंचने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और 53 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी। और देखिए ये अपनी मौत से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। इसी तरह टीवी कलाकार दीपेश भान भी पिछले दिनों क्रिकेट खेलते हुए अचानक मैदान पर गिर गए और 41 साल की उम्र में दिल का दौरा उन्हें पड़ा और इनकी भी मृत्यु हो गई। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उन्हें भी जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए हार्ट अटैक आया, जिसके बाद से वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और अभी तक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा ऐसी और भी बहुत घटनाएं हुई हैं जिनमें कन्नड़ फिल्मों के एक्टर पुनीत राजकुमार का नाम सबसे ऊपर है, जिनकी 46 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। एक और मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी इसी वजह से आज हमारे बीच में नहीं है, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। वो भी काफी फिट थे। कुमार नाम के जिस व्यक्ति को डांस करते वक्त हार्ट अटैक आया, वो बर्थडे पार्टी में आने से पहले काफी देर तक बैडमिंटन खेलता रहा। इसके बाद वो इस पार्टी में आया जहां उसने पहले गाना गाया और फिर काफी देर तक वो डांस करता रहा और इसी दौरान हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। लेकिन लोग बताते हैं कि जब वो गाना गा रहा था तो उसे गाना गाने में भी परेशानी हो रही थी। मैनपुरी में 35 साल के जिस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हुई, वो भी अपने दिल पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहा था। और बड़ी बात यह है कि इसी व्यक्ति को फरवरी में पहला हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने उसे लीला मंचन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, लेकिन उसने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव को भी जिम में वर्कआउट करते समय ही हार्ट अटैक आया और हो सकता है उन्होंने भी अपने हृदय पर ज्यादा जोर डाल दिया होगा। और एक्टर पुनीत राजकुमार भी अपनी मौत से पहले जिम से ही लौटे थे और ऐसा कहा जाता है कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की वजह से हुई थी। यानी इन तमाम घटनाओं से यह सीख मिलती है कि हृदय को जरूरत से ज्यादा थकाना और जिम में जरूरत से ज्यादा घंटों तक एक्सरसाइज करना हार्ट अटैक का कारण बन सकता है और इसके लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट शब्द का इस्तेमाल होता है।
किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक तब आता है जब क्लॉटिंग या ब्लॉकेज की वजह से दिल की मांसपेशियों को खून की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे हार्ट को यानी दिल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, जिसे आप और हम हार्ट अटैक कहते हैं या कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया। हमारे देश में हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच होती है। इसलिए डॉक्टर्स मानते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को अपने दिल का ख्याल अलग अलग तरीकों से रखना चाहिए। जैसे बचपन से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र में हृदय सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इस उम्र में आप जितना खेलेंगे कूदेंगे, आपको जितना व्यायाम करना है, भाग दौड़ करनी है, आप कर लीजिए, आपके हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग करनी चाहिए। आप ये सारे व्यायाम 30 वर्ष की उम्र के बाद भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने ये व्यायाम 35 या 40 वर्ष की उम्र के बाद शुरू किए हैं तो आप रनिंग और साइकिलिंग ना करें, बल्कि सुबह शाम तेजी से वॉक करें और जिम में हल्के फुल्के व्यायाम ही आपको करने चाहिए। अचानक से आए हार्ट अटैक की केस स्टडीज के आधार पर आज आपके लिए हमने रिपोर्ट तैयार की है। पहले आप वो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हार्ट अटैक के बावजूद मरने से बचाया जा सकता है। उनके फ्रेंड की ये जस्ट ग्रांड होटल में पार्टी थी, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह, उसमें डांस वांस करते समय अटैक हो। ये बताइए, कोई उनको इससे पहले कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई बीमारी ऐसी आप लोगों को लगता हो? नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले तो ये गणेश चतुर्थी का अवसर चल रहा था, बच्चों को घुमा के भाभी को लेके गए थे, बच्चों को छोड़ के गए हैं और आधे घंटे बाद खबर आ गई है। भी हमें कुछ लगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा कभी भी। तुरंत एम्बुलेंस आ गई, तुरंत उनको हम पंपिंग करते हुए हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया, तुरंत उन्होंने इंट्यूबेट कर दिया गया और चेस्ट कंप्रेशन चलते रहे। लेकिन यहाँ भी पेशेंट रिवाइव हुआ, लेकिन वो हार्ट उसका स्टेबिलिटी नहीं आई, वो फिर से कोलैप्स हो गया। माने कि वो पेशेंट इसलिए नहीं बचा कि उसका मैसिव अटैक था। सुबह 8 बज रहा था कल, क्योंकि ये डांस कर रहे थे, हॉकी दिखा रहे थे, तो वैसे ही इनको चक्कर सा आया, ये गिर पड़े। हम लोग ये समझे इनको बजरंगबली आ गए या फिर बालाजी महाराज आ गए, तो जयकारे देने लगे। अच्छे खासे थे, बोलते जालते खूब जय जयकारा करे। उन्हें खूब प्रसाद सबके औरतों को दिया झोली में, खूब और राउंड 2 लगाए, उसी 2 राउंड में जाके गिर गए। सर फरवरी में हार्ट अटैक आया था, स्टेंट पड़े 2, दवाई चली 3 महीने, दवाई खाते नहीं थे। तो जब ये सारी केस स्टडीज आप देखेंगे तो आपको अलग अलग बातें पता चलेंगी और कई बार आपको लापरवाही का मामला दिखाई देगा, कई बार अपने दिल पर जरूरत से ज्यादा जोर डालने का मामला दिखाई देगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि लोगों को पता ही नहीं था कि उनके अंदर, उनके शरीर में क्या चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो इस दौरान उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं? तो सबसे पहले तो आप लक्षण समझ लीजिए। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि सीने में दर्द होना हार्ट अटैक का सबसे प्रमुख लक्षण है, और इसलिए आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि ज्यादातर फिल्मों में यही दिखाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो वो अपने सीने पर हाथ रख लेता है और इसके बाद नीचे गिर जाता है। ऐसा आपको अक्सर बहुत सारी फिल्मों में देखने को मिला होगा। आपने बहुत सारी फिल्मों के ऐसे सीन देखे होंगे और आपको लगता होगा कि असल जिंदगी में जब हार्ट अटैक आएगा तो इसी तरह सीने में दर्द होगा, जबकि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। 2016 में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक 45% मामले साइलेंट हार्ट अटैक के होते हैं, यानी इन मामलों में हार्ट अटैक के दौरान सीने में तेज दर्द होता ही नहीं है, बल्कि इसकी जगह दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाते कि असल में उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है
और उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। जैसे बरेली के इस मामले में इस व्यक्ति के सीने में दर्द नहीं हुआ था, बल्कि इसे बोलने में तकलीफ महसूस हो रही थी, जो कि हार्ट अटैक का एक लक्षण है। लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पाया और इसकी वजह से उसे समय पर इलाज नहीं मिला। इसलिए आज आप ये जानकारी नोट करके रख लीजिए कि हार्ट अटैक के दौरान सीने में दर्द के अलावा और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जब ये व्यक्ति डांस करने से पहले गाना गा रहा था, तब इसे गाना गाने में तकलीफ हो रही थी और वो तकलीफ ही इस बात का लक्षण था कि उसके हृदय में कोई समस्या है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाया। जब दर्द सीने से हाथों में चला जाए या फिर यह दर्द लगातार आपके जबड़े में रहे, आपकी गर्दन में रहे, पीठ या पेट की ओर जाने लगे, तो यह हार्ट अटैक का लक्षण है। जबड़े की तरफ वो नसें होती हैं जो सीधे हृदय की तरफ से आती हैं, इसलिए जबड़े में दर्द होना भी हार्ट अटैक का एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा अगर आपको अपना मन अशांत लगे, मन घबराने लगे या चक्कर आने लगे, सामान्य तापमान में भी अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आने लगे, आपके बाएं हाथ में जो हृदय के पास होता है बाएं हाथ, उसमें अगर दर्द के साथ आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे, बेचैनी हो और जोर जोर से आपको खांसी आए या खांसी के दौरान दौरे पड़ने लगे, तो यह भी हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। कनाडा में एक और स्टडी यह बताती है कि दिल का दौरा पड़ने पर महिलाओं में छाती के दर्द की शिकायत पुरुषों के मुकाबले कम होती है, लेकिन थकान, चक्कर, गर्दन, जबड़े और हाथ में दर्द की शिकायत पुरुषों के मुकाबले उन्हें ज्यादा होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होता। महिलाओं को भी हार्ट अटैक होता है, लेकिन उनके जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं और ये जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, जो कि दूसरी तरफ से ये दर्द आता है, वो महिलाओं में अक्सर देखा जाता है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से 17 लाख लोग मर जाते हैं, 17 लाख। और 2016 में ब्रिटेन की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 45% मामलों में लोग हार्ट अटैक के लक्षण समझ ही नहीं पाते, जिससे हार्ट अटैक साइलेंट किलर बन के उनकी जान ले लेता है। अगर हम इस रिपोर्ट को आधार माने तो इस हिसाब से भारत में जिन 17 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है, उनमें से 7,65,000 लोग अगर हार्ट अटैक के लक्षण समय पर पहचान लें और सही इलाज करवा लें तो उनकी जान बच सकती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडियन हार्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि अगर लोग इस बीमारी के खिलाफ जागरूक नहीं हुए तो वर्ष 2030 तक, यानी अब से 8 साल के बाद, भारत में हर साल दिल से जुड़ी बीमारियों से 2,30,00,000 लोगों की मौत होंगी। यानी हर साल इस बीमारी से दिल्ली जैसे शहर की पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक के दौरान अगर किसी मरीज को समय पर सीपीआर दे दिया जाए तो इससे उसकी जान बच सकती है। सीपीआर वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक होती है जिसमें मरीज की सांस या दिल रुक जाने पर, हृदय रुक जाने पर उसकी जान बचाई जाती है। आप चाहें तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर की इस घटना से भी सीपीआर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2 दिन पहले कोल्हापुर में एक अस्पताल में एक व्यक्ति को डॉक्टर के सामने ही, वो सोचिए वो व्यक्ति डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और वहीं बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इस डॉक्टर ने उस व्यक्ति के सीने पर तुरंत हल्के हाथ से थोड़ा सा उसे घूंसे मारने शुरू किए, उसे थपथपाना शुरू किया और उसे सीपीआर दिया, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की जान बच गई। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। आज आप ये पूरी घटना देखिए और इससे सीखिए। मैं जब उसको एग्जामिन कर रहा था, उसका इको किया, इको में हृदय का पंपिंग कम था, उसका हृदय गति कम आ रहा था और रिलेटिव्स को हमने बताया था कि इसको किसी भी वक्त हृदय गति बंद होने से जान को खतरा हो सकता है, उसको एडमिट करना होगा। तभी मेरे सामने ही उसका हृदय गति बंद हुआ और मरीज कोलैप्स हुआ। इमीडिएटली उठ के उसके हृदय के ऊपर हल्के थम्स दिए, जिसके वजह से जो मैं थम दे रहा था उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हुआ और उसका हृदय दोबारा चालू हुआ। उस दिन क्या महसूस हुआ था? शिकायत रहा था, चक्कर आया, थोड़ा तुम तुमको याद है क्या हुआ था? 2 मिनट ऐसा अनकॉन्शियस हुआ। तब क्या हुआ याद है क्या? याद नहीं, कुछ नहीं याद। आप पंप किया था, देखा था।
ये हर एक ने जानना जरूरी है। हम अपने सामने जो कोई गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो उसको रिवाइव करने के लिए 4 सेकंड के अंदर हमने उसको प्रयत्न करना जरूरी है। इसलिए सब ने ये सीखना जरूरी है। किसी भी वक्त आपके सामने कोई भी कोलैप्स हो सकता है। ध्यान में रख के कि यस, हम डॉक्टर नहीं है, फिर भी हम ये कर सकते हैं। इसलिए ये सीखना कार्डियक मसाज और पेशेंट को रिवाइव इमीडिएटली करके हॉस्पिटल को भेजना इमीडिएट जरूरी है। अब एक खास बात यह है कि इन हार्ट अटैक्स के पीछे कोविड भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या ये कोविड का एक साइड इफेक्ट है? क्योंकि पिछले 2 साल हमने कोविड देखा हमारे देश में, और हो सकता है कि एक जो नई स्टडी आई है वो ये कहती है कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पोस्ट कोविड के साइड इफेक्ट्स पर जो स्टडी हुई उसके अनुसार शरीर में कोविड-19 के संक्रमण के बाद दिल के मरीजों की संख्या 14% तक बढ़ गई, और इनमें भी ज्यादातर लोगों की उम्र 30 से 40 साल के बीच है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कोविड से संक्रमित होने पर ज्यादा बीमार नहीं हुए, जिसे हम कहते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स के साथ उन्हें कोविड हुआ, ऐसे लोगों के दिल पर भी कोविड ने बुरा असर डाला। इसलिए इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो बहुत माइल्ड कोविड हुआ, हमें कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यह माइल्ड कोविड भी 1 साल के बाद आपके दिल पर कितना बुरा असर डालता है, यह आपको बाद में पता चलता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, देखिए। So this is correct, and it has clearly been pointed out, certainly for the original Wuhan virus, where over a period of a year, there was a 60% increase in the incidence of heart attacks or even strokes compared to the normal population at the same period of time. So we are very clear that COVID, even though mild, may affect people for a longer duration, over up to a year, and create increased incidence of heart attacks, strokes. It is true that those with serious COVID have worse 1-year outcomes, but even those with mild COVID can get increased incidence of heart attacks. अब आप ये वीडियो देखिए। गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में एक महिला के पालतू डॉग ने, पेट डॉग ने 9 साल के एक बच्चे को काट लिया। ये वीडियो अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, इसे देखकर क्रोधित हुए हैं और लोगों ने इसे शेयर भी किया है। इस घटना के लिए लोग इस पेट डॉग से ज्यादा उस लिफ्ट में मौजूद महिला से नाराज हैं, क्योंकि डॉग के काटने के बाद बच्चा लिफ्ट में दर्द से रोता रहा, वो डरा हुआ था, लेकिन यह महिला जिसका ये डॉग था चुपचाप खड़ी देखती रही। उसने बच्चे को संभालने की जरा भी कोशिश नहीं की, और महिला की संवेदनहीनता को देखकर बहुत सारे लोग हैरान भी हैं, नाराज भी हैं। ये पेट डॉग पहले भी इसी सोसाइटी में 15 लोगों को काट चुका है, और सोसाइटी के लोग इससे बहुत घबराते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसके मालिक ने लोगों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा, यानी पशु प्रेम और मानव प्रेम के बीच संतुलन नहीं रखा। यहां आप सोचिए, अगर इस लिफ्ट में आपका बच्चा होता तो क्या होता। ये किसी एक शहर की बात नहीं है, ऐसी घटनाएं देश भर में होती रहती हैं, लेकिन इन घटनाओं की जड़ में जो समस्या है उसका कोई समाधान निकालता नहीं। इसका एक पहलू यह है कि इस तरह की घटनाओं में कोई कड़ी और बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए दूसरों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही करने वाले लोग अक्सर बच जाते हैं। गाजियाबाद की इस घटना को लेकर पुलिस ने वहां पर FIR दर्ज कर ली, और इस पर तुरंत जो कानूनी एक्शन हो सकता था वो भी हुआ। 5,000 रुपए का इस पर जुर्माना कर दिया गया। इस डॉग के मालिक ने नगर निगम में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, इसलिए उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना हुआ। समस्या इस कार्रवाई और जुर्माने से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। पालतू जानवरों को लेकर कई रिसर्चेज में यह पता चला है कि ये लोगों में अकेलेपन की समस्या को कम करते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसलिए देश में पशु प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने भी देखा होगा, अक्सर अब ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो अपने घर में कोई ना कोई पालतू जानवर रखते हैं। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में देश भर में पालतू डॉग्स की संख्या लगभग 2 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 3 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह पालतू डॉग से जुड़ा व्यापार 2014 में 1100 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018 में 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया था। लेकिन जिस तरह देश में पशु प्रेमी बढ़ रहे हैं, उसी तरह पशुओं को पालने वाले लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़नी चाहिए, बढ़ भी रही हैं, लेकिन वो इसे समझ नहीं रहे। तो आज इस मुद्दे पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, और यही आपको बताना चाहते हैं कि पशु प्रेम में और मानव प्रेम में एक संतुलन बनाकर रखिए। आज का इतिहास, वर्ष 1766 में आज ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था। उन्हें एटॉमिक थ्योरी का जनक माना जाता है, और उन्होंने ही दुनिया को यह बताया था कि कोई भी पदार्थ बेहद छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें एटम्स या अणु कहते हैं।
विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज थी। आज आपको स्कूल में पढ़ी हुई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जरूर याद आ गई होगी। समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला समुद्री जहाज 1522 में आज ही के दिन स्पेन वापस लौटा था। विक्टोरिया नाम का यह जहाज 4 दूसरे जहाजों के साथ एक खोज यात्रा पर निकला था और इसने पूरी दुनिया की यात्रा सन 1519 में शुरू की थी। शुरुआत में करीब 265 लोगों के साथ 5 जहाज इस खोज यात्रा में निकले थे, लेकिन 68,000 किलोमीटर की इस यात्रा के खत्म होने तक 5 जहाजों में से सिर्फ विक्टोरिया ही सुरक्षित वापस लौट पाया था। तब इस जहाज पर सिर्फ 18 लोग बाकी बचे थे और इस पर कीमती मसाले लदे हुए थे। 1972 में आज मशहूर सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का निधन हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खां 20वीं सदी के सबसे बड़े संगीत शिक्षकों में से एक थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खान के पिता और पंडित रविशंकर के गुरु थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेहर घराने की स्थापना उन्होंने मध्य प्रदेश के मेहर में की थी। 1935 में पंडित उदय शंकर के बैले ट्रूप के साथ उस्ताद अलाउद्दीन खान ने यूरोप का दौरा किया था। और आखिर में आपके लिए मशहूर वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का शानदार कथन। उन्होंने कहा था, मुझे अपने आसपास के लोगों के मुकाबले ज्यादा सफलता मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अपने काम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना। इसलिए हमेशा अपने काम पर अपना फोकस लगातार बनाए रखना चाहिए।